आप सभी को शुभ संध्या। आज हम पढ़ते हैं छायावाद के आधार स्तंभों में से आने वाले सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय। अब देखते हैं सुमित्रानंद पंत जी का जन्म काल 20 मई 1900 ईस्वी और जयशंकर प्रसाद जी का हम देखे थे 1889 ईस्वी और फिर उनका देखे थे। इनके बाद क्रम से हम लोग देखते गए थे निराला जी का 1899 ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं सुमित्रानंद पंत जी का 20 मई 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था ग्राम कोसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में ये जन्म लिए थे, है ना, उत्तराखंड राज्य में। मृत्यु काल था इनका 1977 ईस्वी 28 दिसंबर और इलाहाबाद यूपी भारत। मुख्य रचनाएं हैं पंत जी द्वारा रचित काव्यों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कर्म भूमि है इनका इलाहाबाद, यानी इनका जो कर्म भूमि है वो इलाहाबाद है। अब हम लोग देखते हैं इनके जो 4 भागों में बांटे गए रचनाओं को किस तरह से 4 भागों में विभाजित करके इनकी रचित काव्यों को हम लोग देखते हैं। छायावादी रचनाएं हैं 1918 से लेके 1934 ईस्वी, छायावादी युग, यानी ये छायावाद में जो कार्य किए हैं उसको एक भाग में हम लोग बांट लिए। फिर दूसरा देखिए प्रगतिवादी रचनाएं, यानी प्रगति काल में ये भी किए हैं। तो प्रगतिवादी रचनाओं में इनका है 1935 से लेके 1985 तक अपने रचनाओं का संग्रह है। फिर तीसरा है इनका अरविंद दर्शन में प्रभावित रचनाएं जो 1946 से लेके 48 ईस्वी तक है। फिर चौथा भाग है इनका मानवतावादी आध्यात्मिक रचनाएं जो 1949 ईस्वी के बाद जितने भी आए, जो नव मानवतावादी युग में आते हैं। तो इन्हें 4 खंडों में बांटा जाता है सुमित्रानंद पंत जी की रचनाओं को। तो हम लोग छायावाद युग का सुमित्रानंद पंत जी का देख रहे हैं, तो छायावाद में भी इनकी जो रचनाएं हैं उसको भी देखेंगे और इनका परिचय देख रहे हैं, तो सभी को देखते चले जाएंगे एक एक नज़र, ताकि इनके बारे में कुछ भी प्रश्न पूछे जाएं परीक्षाओं में तो हम लोगों की गलती ना हो। छायावादी रचनाएं 1918 से लेके 1934 ईस्वी तक छायावादी युग आती है, तो उसमें ये कार्य किए थे। तो किस तरह से कार्य किए थे, कैसे कैसे कार्य किए थे, हम लोग देख लेते हैं। पहला है उच्चवास जो 1920 को प्रकाशित हुआ था और ग्रंथि 1920 ईस्वी में, और वीणा 1927 ईस्वी में, पल्लव 1928 ईस्वी में, गुंजन 1932 ईस्वी में। इसको यदि ट्रिक के माध्यम से क्रम से हम लोग याद करें तो बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। उग्र वीणा पंगु, उग्र वीणा पंगु, याद रखिएगा, उग्र वीणा पंगु। तो उग्र से उच्छ्वास, ग्र से आपका ग्रंथि और वी से वीणा और प से पल्लव और गु से गुंजन, याद रखिएगा। पंगु में प से पल्लव, गु से गुंजन। अब देखिए दूसरा है प्रगतिवादी रचनाएं 1935 से लेकर 1945 ईस्वी तक ये प्रगतिवादी रचनाएं रचे हैं, जिसको प्रगति युग भी कहा जाता है। ठीक है, पहला है युगांत 1936 ईस्वी, दूसरा है युगवाणी 1939 ईस्वी और तीसरा है ग्राम्य 1940 ईस्वी। ठीक है, इसका युग वीणा ग्राम्य याद कर सकते हैं आप लोग, युग वीणा ग्राम्य। इसको आप लोग क्रम से याद करना चाहें तो युग से युगांत और वीणा से युग वीणा और ग्राम्य से ग्राम्य। लेकिन आप लोग यदि इधर उधर करते हुए भी आप लोग याद करना चाहते हैं बहुत इजीली तरीके से, तो ग्राम्य वाणी का अंत हुआ, यानी ग्राम्य वाणी का अंत हुआ, ग्राम्य से ग्राम्य, वाणी से युग वाणी, और ग्राम्य वाणी का अंत हुआ यानी ग्राम्य से ग्राम्य और वाणी से युग वाणी और अंत में अंत से युगांत। ठीक है, इस तरह से आप लोग दोनों ट्रिक में से जो आसानी हो वो कर सकते हैं, या फिर अपने आप भी ट्रिक बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बोली हूँ कि जब अपने आप बनाया गया हुआ ट्रिक होता है वो बहुत ही इजीली समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं जो 1946 से लेके 1948 ईस्वी के अंदर लिखे हुए हैं। कौन कौन से रचनाएं हैं देखते हैं। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगांतर 1948, युगपथ 1948, उत्तरा 1949। इस तरह से इनका रचनाएं हैं। तो अब देखिए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। स्वर्ण युग, ठीक है, पहला है इनका
स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, दूसरा है स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगांतर 1948 ईस्वी, और चौथा रचना है इनका युगपथ 1948 ईस्वी और उत्तरा 1949 ईस्वी। अब ट्रिक देखिए, बहुत ही इजीली ट्रिक। स्वर्ण युग क्या युग है? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग में सभी आ जाते हैं। स्व से स्वर्ण किरण, स्वर्ण से स्वर्ण धूलि, यु से युगांतर और ग से युग धारा। तो याद रखिएगा, युग से युगांतर और युग से युगपथ आप लोगों को बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। फिर भी आप लोग यदि बड़ा ट्रिक देखना चाह रहे हैं तो स्वर्ण की धूलि युग के अंत पथ पर, यानी स्वर्ण किरण, धूलि यानी स्वर्ण धूलि, युग से युगांतर, अंत यानी युगांतर, ठीक है, पथ यानी युग पथ। देखिए युगांतर और युग पथ आप लोगों को बहुत इजीली याद हो जाएगा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, स्वर्ण की धूलि युग के अंत पथ पर, और सिर्फ स्वर्ण युग भी कर सकते हैं, यह आप लोगों की मर्जी है। अब देखिए चौथा है मानवतावादी, क्योंकि 4 भागों में बांटा गया है इनकी रचनाओं को, 4 वाद में बांटा गया है सुमित्रानंद पंत जी की रचनाओं को, क्योंकि छायावादी के प्रकृति सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत जी छायावाद से लेकर 9 मानवतावादी युग तक अपने रचना को ये कलम दिए हैं, हाँ, और अपना स्याही चलाते ही रहे हैं। तो हम देखते हैं इनकी रचनाएं 1949 ईस्वी के बाद जो नव मानवतावादी युग कहलाता है, 2 खंड 7 अध्यायों में विभक्त किए हैं। लोकायतन क्या है? 2 खंड में है, ये 7 अध्यायों में विभक्त किए हैं। पहला है इनका लोकायतन जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है चिदम्बरा 1958 ईस्वी, इसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है सुमित्रानंद पंत जी को। पतझर एक भाव क्रांति 1959, गीत हंस 1969, शंख ध्वनि, किरण वीणा और है पौ फटने से पहले, अभिषेकिता, रजत शिखर 1951 ईस्वी, समाधिता, शशि की तरी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, इसमें भी इन्हें सम्मान मिला हुआ था। अतिमा 1955, स्वच्छंद 2000 ईस्वी में, वीणा 1957 ईस्वी में, सत्यकाम 1975, यह एक महाकाव्य है। अब काव्य नाटक देखते हैं इनके। रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952 ईस्वी, सौवर्ण 1957 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, और मधुबन युग पुरुष, छाया, मानसी, ज्योत्सना 1934 ईस्वी में हुआ था। पंत जी का सर्वप्रथम कविता था गिरजे का घंटा जो 1916 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। अब छायावाद का घोषणा पत्र, जिनको मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत जी के घोषणा पत्र को छायावाद का घोषणा पत्र, जिसको मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, पंत द्वारा रचित पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। किसको? पल्लव की रचना को। याद रखिएगा, पल्लव की रचना की जो भूमिका है उसमें छायावाद के घोषणा पत्र कहा गया है, पल्लव रचना की भूमिका को। रचनाओं से संबंध में विशेष तथ्य हैं। पंत जी सर्वप्रथम छायावाद रचना उच्छ्वास 1920 ईस्वी, उनकी जो प्रथम रचना है छायावादी रचना उच्छ्वास 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पंत कोमल कल्पना के लिए प्रसिद्ध हैं। पल्लव में लगभग 40 पृष्ठों की एक भूमिका दी गई है, जिसमें भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन पर विचार व्यक्त किए गए हैं। मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। उनकी प्रारंभिक वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम एवं रहस्यवादिता की प्रधानता है, जबकि ग्रंथि और गुंजन में उनका नारी प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। एक तरफ वीणा का कवि हैं जो प्रकृति पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की भी अवज्ञा कर बैठता है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, हम लोग के यूजीसी नेट सिलेबस में ये कविता रखा गया है। अवज्ञा कर बैठते हैं और कहते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। दूसरी तरफ गुंजन का कवि हैं, जिसके लिए नारी सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य से भी बढ़कर है। यथा क्या कहते हैं गुंजन में, देखिए,
तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, लग गई मधु के वन में ज्वाल, खड़े किसुंग अनार कचनार, लालसा की लौ से उठ लाल। ठीक है। अब देखिए, युगांत रचना पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। यह छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र है। साथ ही इसमें प्रगतिवाद का उदय भी मिलता है। कला और बूढ़ा चांद जो ऊपर हम लोग देखे 1958 ईस्वी में रचित कविता का संग्रह है। ये स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, उत्तरा आदि में अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है, जो वास्तविक दुनिया से मेल नहीं खाती है। युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद की युग की वीणा बतलाया है। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से खादी के फूल शीर्षक से कविता लिखी थी। लोकायतन, अब इनके लोकायतन के बारे में मुख्य तथ्य जान लीजिए। यह पंत जी द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया लगभग 700 पृष्ठों का एक प्रबंध काव्य है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। लोकायतन जो महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा गया है, लोकायतन में किसके बारे में लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के बारे में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो। यह महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया लगभग 700 पृष्ठों का एक प्रबंध काव्य यानी कि महाकाव्य है। इनको दो खंडों में 7 द्वारों और अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसमें प्रथम खंड में बाह्य परिवेश एवं द्वितीय खंड में अंतस्य चैतन्य नाम प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, अंतस्य चैतन्य नाम प्रदान किया गया है। यह इनकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। प्राप्त पुरस्कार है, इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो देख लीजिए। चिदम्बरा रचना के लिए इनको 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैं ऊपर भी आप लोगों को बताई, चिदम्बरा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था। फिर यह हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है जो चिदम्बरा में मिला था। लोकायतन काव्य के लिए सोवियत भूमिलैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए इसमें 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण अलंकृत किया गया था 1961 में। प्रसिद्ध कथन है इनके, क्या क्या प्रसिद्ध कथन है देखिए। हमें भाषा नहीं, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा, जिसमें हंसते, रोते, खिलते, कूदते, लड़ते, गले मिलते, सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सकें। इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। छायावाद की बृहत त्रयी में इनका नाम विष्णु के रूप में आता है। आप लोगों को ऊपर भी मैं बताई थी, जयशंकर प्रसाद जी ब्रह्मा, सुमित्रानंद पंत जी विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महेश, तो ये विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। रोला इनका सर्वप्रिय छंद माना जाता है, यानी रोला छंद ये इनका सर्वप्रिय छंद है। प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, IMP है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। महर्षि अरविंद द्वारा रचित भागवत जीवन से ये इतने प्रभावित हुए थे कि इनकी जीवन दिशा ही बदल गई थी। इसीलिए अरविंद युग में इनका रचनाएं आप लोग ऊपर देखें। सुमित्रानंद पंत राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाता है, अतः कुछ लोग इन्हें रावणानुज यानी रावण को मारने वाला का जो अनुज है भी कहा जाता है। इनका मूल नाम है गोसाई दत्त। याद रखिएगा, इनका मूल नाम गोसाई दत्त था और ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछ चुका है कि सुमित्रानंद पंत जी का उपनाम क्या है, जो मूल नाम क्या है, उनका बचपन का नाम क्या है? गोसाई दत्त। और ये भी पूछा जाता है कि गोसाई दत्त किनका मूल नाम है। ये अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। मूर्त पदार्थ के लिए अमूर्त उपमान देने की परंपरा पंत जी के द्वारा ही प्रारंभ हुई मानी जाती है। इनका काव्य क्षितिज 1916
ईस्वी से 1977 ईस्वी तक फैला हुआ है। माने इनकी जो काव्य कीर्ति है 1916 से लेके 1977 तक फैला हुआ है। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। पंत जी की सर्वप्रथम कविता गिरजे का घंटा जो 1916 को प्रकाशित हुआ था। युगांत रचना पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद के युग की वीणा बतलाई है। महर्षि अरविंद द्वारा रचित भागवत जीवन यह इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी जीवन दशा ही बदल गई थी। इन्हें रावणार्जुन भी कहा जाता है, जो मैं ऊपर आप लोगों को बता दी थी। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1938 में उन्होंने रूपाभ नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। इसके और कुछ रचनाएं जैसे कि आत्म कथात्मक संस्मरण, 60 वर्ष एक रेखांकन 1963, आलोचना गद्यपथ 1953, शिल्प और दर्शन 1916, छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन 1965, कहानियाँ 5 कहानियाँ 1938, उपन्यास हार 1960। अनुदित रचना है मधुज्वाल। उमर खयाम की रुबाइयों का फारसी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। पत्र संग्रह पंत के 100 पत्र 1970 संपादन करता है बच्चन जी। ठीक है, अब हम लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कल देखेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अभी के लिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक सुने और बहुत अच्छे से अध्ययन किए। इसका नोट्स भी आप लोग बना लीजिएगा और अध्ययन करना शुरू कर लीजिए। यदि आप लोग शुरू नहीं किए हैं, बहुत अच्छे से अध्ययन करना शुरू कर लीजिए। एक दिन में कम से कम 4 घंटा 5 घंटा आप लोग गृहिणी हों, चाहे जितने भी व्यस्तता आपके जीवन में है, 4-5 घंटा अध्ययन प्रणाली के लिए आप समय नहीं निकालेंगे तो कभी भी किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए नियमित कार्य में इसको, अध्ययन को एक साधक के रूप में, एक साधन के रूप में आप लोग अपना लीजिए और उसको आप लोग समय दीजिए, तभी आप लोग सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।